प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर, इंट्रीकेटेड निर्मल टीटी कॉलेज हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी का हार्दिक पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र मेरा द्वितीय है, समावेशी विद्यालय बनाना। इसके अंतर्गत मुझे जो कुछ मिला है उसमें समावेशी विद्यालयों का निर्माण मतलब समावेशी विद्यालय निर्माण बनाना, इसके प्रकरण 127वां इसको मैं रिपीट कर रहा हूं आपको। तो देखिए, जो समावेशी विद्यालय का निर्माण या समावेशी विद्यालय बनाना, बात एक ही है, निर्माण करना, बनाना। समावेशी विद्यालय, अब समावेशी विद्यालय बनाना ये मैंने शुरू में बताया, लेकिन पुनः इसको और रिपीट बता रहा हूँ। तो देखिए, एक विद्यालय कैसे समावेशी बनता है, कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके कारण वो समावेशी बनता है विद्यालय। तो समावेशी विद्यालय के लिए कौन कौन सी ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसके कारण वो समावेशी बनता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है अपने मन में कि एक विद्यालय कैसे समावेशी बनता है। ये पहला प्रश्न है आपके मन में। और जब समावेशी विद्यालय बन भी गया तो इसके लिए कुछ इस प्रकार के प्रयास हो सकते हैं। ऐसे कौन से प्रयास हैं जिनके कारण समावेशी विद्यालय बनाना आवश्यक हुआ या बनाना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो आता है वो आता है कि बच्चों की ऐसी आवश्यकताओं और योग्यताओं की विभिन्नता के आधार पर, बच्चों की आवश्यकताओं और उनकी योग्यताओं के आधार पर, विभिन्नताओं के आधार पर। जैसे दिव्यांग बालक है, एक प्रकार के नहीं होते, अनेक प्रकार के होते हैं। कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, कोई किसी प्रकार से है। तो अलग अलग जो विभिन्नता है, उनकी आवश्यकता है उन बालकों की, उसके अनुरूप उनको उपलब्ध करवाना चाहिए। जैसे विविधताओं को महत्व देना चाहिए। जो बालक की जैसी आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं के अनुरूप उनको महत्व देना चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं करनी चाहिए, महत्व देना चाहिए उनको उसके अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले आता है कि जो विभिन्नताओं को भी शामिल किया गया है कि उनके तरीके हैं, योग्यताओं और विभिन्नताओं को महत्व देना, ये भी मैंने आपको, और सीखने के जो तरीके स्थान हैं, सीखने के जो तरीके हैं और स्थान हैं, उनकी विभिन्नताओं को भी शामिल किया गया है इसमें। किसमें? समावेशी विद्यालय में। समावेशी विद्यालय में इनको भी सम्मिलित किया गया है। तो इसमें देखिए, समावेशी विद्यालय में सभी प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, एक समान नहीं है, इसलिए उनको भी इसमें, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसके अतिरिक्त भी उनको पारिवारिक, धार्मिक समूह, सांस्कृतिक परिवेश, भाषा, सामाजिक, ये भी आते हैं सब। देखिए, ये तो है ही है। इसके अलावा देखो, पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, इसके अलावा भी उनमें पारिवारिक, धार्मिक, मतलब धार्मिक समूह, ये समूह है, पारिवारिक है, धार्मिक समूह है, सामाजिक समूह है, ये समूह में है, और सांस्कृतिक परिवेश है, ये भी है इसमें। क्या है साहब? सांस्कृतिक, ग्रामीण और शहरी परिवेश। सांस्कृतिक परिवेश है, वेशभूषा, ये सब इसी में ही आ गए। धार्मिक परिवेश के बाद में और भी है, जैसे भाषा है, आर्थिक स्थितियां हैं,
मतलब सामाजिक व आर्थिक और हाँ भाषा, ये सभी जो मिलकर के ये विद्यालय जो बनाना है, इसके अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आधार माना गया है। इन सभी को क्या माना गया है? आधार माना गया है। पारिवारिक, सबसे पहले बालक होता है वो परिवार में जन्म लेता है, परिवार में उसका पालन पोषण होता है और परिवार से वो कुछ सीखता है। प्रथम जो अध्यापिका है वो उसकी माँ है। प्रथम शिक्षिका उसकी बालक की माँ है। माँ के द्वारा वो संस्कारों को सीखता है और उनको ग्रहण करता है। तो पारिवारिक जो पहला है ये पारिवारिक कारण है। फिर दूसरा धार्मिक समूह है, सामाजिक समूह है, आर्थिक और भाषा, सांस्कृतिक परिवेश, ये सभी बालक इनसे गुजरता है। प्रत्येक बालक, ऐसा कोई बालक नहीं है जो इनसे नहीं गुजरता हो। प्रत्येक बालक इन सभी से गुजरता है और वो अपना कार्य करता है। ऐसा कोई भी बालक नहीं है जो इससे नहीं गुजरता हो। सांस्कृतिक परिवेश है, पारिवारिक परिवेश है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। अब धार्मिक, किस धर्म से जुड़ा हुआ है, कौन से धर्म में उसकी रुचि है, किस धर्म में उसने जन्म लिया है, किसको मानता है, धर्म परिवर्तन तो नहीं कर, छोटा बालक तो नहीं कर सकता, लेकिन बड़ा होने पर इसी प्रकार से उसकी भाषा कैसी है, स्थानीय भाषा है, उसके अलावा और भी कई उसकी, जैसे जैसे उसकी शिक्षा बढ़ती है वैसे वैसे उसकी भाषाएं बढ़ती चली जाती है। सामाजिक स्थिति कैसी है उसकी, सामाजिक उसकी स्थिति कैसी है, समाज में उसका कैसा स्थान है, उस बालक की सामाजिक स्थितियां कैसी हैं, और सांस्कृतिक परिवेश कैसा है उसका, सांस्कृतिक पहनावा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सभी उसके अंतर्गत आती है। किस प्रकार का है, ये सभी मिलकर के कारण जो हैं, ये सभी मिलकर के एक समावेशी विद्यालय के निर्माण में ये सहयोग करते हैं। समावेशी जो विद्यालय है उसके निर्माण के अंतर्गत ये सभी क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ये मैंने जो कारण बताए हैं। अब एक विद्यालय कैसे समावेशी बनता है, तो इसमें योग्यता और विभिन्नताओं को महत्व दिया गया है। किसमें? समावेशी विद्यालय बनाने में। और सीखने के जो तरीके हैं, स्थान है, उनकी विभिन्नता है, उनको भी शामिल किया गया है। सीखने के क्या तरीके हैं, स्थान की विभिन्नता कैसी हैं, और उनको भी उसमें शामिल किया गया है। ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके माध्यम से समावेशी जो विद्यालय है उसको बनाने में सुविधाएं होती हैं। तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले है सीखने के प्रभावी तरीकों का प्रयोग। सीखने के जो प्रभावी तरीके हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाए। तो देखिए, इसके अंतर्गत ऐसे सीखने के तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जो सभी जो बालक हैं, प्रयोग सरल होने चाहिए। सीखने के तरीके ऐसे होने चाहिए जो सभी बालक उसको सीख सके और उपयोग कर सके। कठिन नहीं होने चाहिए, सरल होने चाहिए। और देखिए, बच्चों के लिए उचित है, सभी बच्चों के लिए उचित है वही मार्ग अपनाना चाहिए जो सभी बच्चों के लिए उचित हो। पाठचर्या की सामग्री को बदलाव करना चाहिए, रटंत विद्या ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए, जो बच्चे के लिए उचित है और साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम है, पाठचर्या है, सीखने के विविध जो विधियां हैं, पाठ सामग्री में भी बदलाव किया जा सकता है। ये पाठ, एक तो देखो सामान्य विद्यालय होता है और एक समावेशी विद्यालय होता है, तो उनकी जो सामग्रियां हैं उनमें अंतर होगा।
जो भी अब आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे जैसे जो विकलांग दिव्यांग बालक हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो समावेशी विद्यालय में जो आवश्यकता होती है वो विभिन्न सामग्रियों की होती है। हाँ, सामान्य विद्यालय में तो सामान्य सामग्री से काम चल जाता है, लेकिन जो समावेशी विद्यालय है उसके निर्माण में तो अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं बालक की, उसके अनुसार पाठचर्या पाठ सामग्री की आवश्यकता होती है। अंधा बालक है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी। मान लो कोई बहरा बालक है तो उसके लिए श्रवण यंत्रों की आवश्यकता होगी। यदि कोई मतलब हैंडीक्राफ्ट है, अंग भंग है, उस बालक के लिए उस विद्यालय में चढ़ने के लिए व्हील चेयर या व्हील ट्राई साइकिल या फिर उसके लिए बैसाखी, इनकी आवश्यकता होगी जिससे वो कक्ष में आसानी से पहुंच सके। इसलिए विभिन्नताओं के आधार पर बालक की जो विभिन्नताएं हैं उनके आधार पर पाठ सामग्री की आवश्यकता होती है समावेशी विद्यालय में। सामान्य विद्यालय में तो देखा होगा, सामान्य विद्यालय में तो सभी जगह एक रूपता रहती है। हाँ, लेकिन जो समावेशी विद्यालय है उसके अंतर्गत तो अलग अलग विभिन्नताएं बालक की पाठ जो चर्या है और जो वहाँ की आवश्यकता है, उन बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप जो सामग्री होगी उसकी उपलब्धता कराना आवश्यक है। ये समावेशी विद्यालय की नंबर 1 पहली भूमिका है। अब आता है संवैधानिक मूल्यों के आधार पर व्यक्तियों की पहचान। सभी को आधार देना चाहिए। संविधान में सभी समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। कोई भी धर्म, कोई भी किसी प्रकार की कोई के भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर है। चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, किसी भी जात पात का है, उसको संविधान के अनुसार समानता है। तो सभी का समान आदर करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई ऐसा आदर नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए उनका। तो संविधान में लिखा हुआ है कि सभी जो भारत के नागरिक हैं उनमें समानता का भाव होना चाहिए। इसलिए संवैधानिक मूल्यों के आधार पर व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आदर देना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला है, किसी भी जाति पाति का है, अगर वो उनको फॉलो करता है तो उनको आदर देना चाहिए। इसलिए समावेशी विद्यालय में ये दूसरी इसकी आवश्यकता है। प्रोत्साहन करने वाला परिवेश उत्पन्न करना चाहिए। बालक को प्रोत्साहित करने वाला परिवेश होना चाहिए, वातावरण। ऐसा वातावरण हो जो बालकों को प्रोत्साहित करे। अच्छे केंद्र स्रोत हो और अच्छे जिनमें देखिए प्रोत्साहित करने वाले परिवेश उत्पन्न करना चाहिए, वातावरण तैयार करना चाहिए। शिक्षा के प्रति जो लगाव रखने वाले हैं विद्यालय में ऐसी परिवेश बनाने की आवश्यकता है। विद्यालय में ऐसे परिवेश बनाने की आवश्यकता है जो अध्यापकों और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करे। अच्छे कार्य करने वाले जो अध्यापक हैं और अच्छे कार्य करने वाले जो बालक हैं उनको प्रोत्साहित कर सके, ऐसा परिवेश होना चाहिए। और उदाहरण के तौर पर जैसे अच्छा स्रोत केंद्र है, अच्छा स्रोत केंद्र है जहाँ अच्छे बालक आते हैं, अच्छा जहाँ उपलब्धता है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सामग्री विद्यालय में ला सकते हैं और इस सामग्री का उपयोग विभिन्न प्रकार के बच्चों और अधिगम को प्रभावी बनाने में किया जा सकता है। अधिगम को क्या बनाने में किया जा सकता है? प्रभावी। इसका भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए सहयोगी अधिगम प्रवेश, सहयोगी अधिगम प्रवेश, सहयोगी अधिगम प्रवेश और अधिगम्यता पहुंच। नंबर 4 है अधिगम्यता पहुंच। मतलब ऐसी अधिगम्यता होनी चाहिए। अधिगम्यता का मतलब होता है प्रत्येक बालक तक पहुंचे वो। इसमें यह नहीं पक्षपात हो, हर बच्चे की शिक्षा तक पहुंचने के लिए सभी तरह के जो बालक हैं
उनको दूर करना चाहे और भवन, संसाधन व व्यवहार संबंधित हो, सभी बच्चों को बराबर ज्ञान जीवन मूल्यों को चुनने का अवसर देने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान अवसर देने की हर बालक के लिए क्या होनी चाहिए? कोशिश होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो हर बच्चों को शिक्षा तक पहुंच के लिए सभी तरह की जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर किया जाए। सभी तरह की जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर किया जाए और उन बाधाओं को दूर करने के बाद में ऐसा परिवेश तैयार किया जाए कि हर बच्चे के लिए बराबर का ज्ञान जीवन मूल्यों को चुनने का अवसर देने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा चांस देना चाहिए जो हर बच्चों के लिए अधिक से अधिक ऐसे अवसर प्रदान हों। हर बच्चों के लिए अधिक से अधिक ऐसे अवसर प्रदान हो, ऐसा एक चुनौतीपूर्ण कार्य होना चाहिए जिससे कि हर बच्चे के लिए अधिक से अधिक ऐसे अवसर दिए जाएं जिससे कि उन्हें इस प्रकार का कार्य कर सके। इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और इसमें ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जो अधिक से अधिक बालक सुगमता से, आसानी से सीख सके। और इसमें देखिए सहयोगी अधिगम तो विद्यालय के ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर बच्चों को और अध्यापकों को के बीच आपसी सहयोग हो। स्पर्धा की बजाय उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। अध्यापक और बच्चों में स्पर्धा की बजाय किसकी भावना होनी चाहिए? सहयोग की भावना होनी चाहिए। और उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। सीखने के लिए स्वास्थ्यवर्धक वातावरण तैयार करना चाहिए। बालकों के लिए सीखने के लिए स्वास्थ्यवर्धक क्या करना चाहिए? वातावरण तैयार करना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक। समुदाय के साथ में कार्य करना, यह भी है इसमें। समुदाय के साथ में इसको साफ लिखता हूं, समुदाय के साथ कार्य करना। किसके साथ में कार्य करना? समुदाय के साथ में, अकेला नहीं, समूह के साथ में कार्य करना चाहिए। अकेला न होकर के समुदाय के साथ में कार्य करना, ये भी एक समावेशी विद्यालय के निर्माण में आवश्यक है कि विद्यालय को समुदाय के साथ में जोड़ना चाहिए। विद्यालय वही है जो समुदाय में है, अकेलेपन में विद्यालय नहीं है, समुदाय के बीच में अध्यापक। और इसमें विद्यालय को समुदाय के साथ में बच्चों के अभिभावकों के पास जाकर के उन्हें उनके बच्चों के विकास के लिए सिखाने की जो गतिविधियां हैं, बच्चों को सिखाने के लिए क्या है, जो भी गतिविधियां हैं उन बच्चों को सिखाने के लिए। देखिए विद्यालय में अध्ययन तो है ही है, लेकिन अध्ययन के अलावा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उसको रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करना, उसके लिए प्रशिक्षित करना, उसको मानसिक और शारीरिक विकास करना के साथ में सर्वांगीण विकास करना, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के उसका विकास करना, यही बालक का एक। इसके अंतर्गत देखिए कठोर जो बालक हैं उनके लिए जो कम है, ऐसे सरल उपाय करने चाहिए, कठोर उपाय नहीं। बालकों के लिए सरलतम उपाय करने चाहिए जिससे कि बालक अधिक से अधिक सीख सके
अधिक से अधिक लाभ ले सके, ऐसे बालकों का विशेष ही उसमें ध्यान होना चाहिए। इसके लिए देखिए, विद्यालय को समुदाय के साथ में बच्चों के अभिभावकों के पास जाकर के उन्हें उनके बच्चों को विकास के लिए सिखाने के कई ऐसी गतिविधियां भी शामिल करनी चाहिए, अभिभावकों को संतुष्ट करना चाहिए, जिससे कि खेलकूद प्रतियोगिता है, कई सांस्कृतिक ऐसे कार्यक्रम हैं, कई ऐसे पर्व हैं, उनको अच्छी तरह से मनाया जाए, जिससे कि बालकों को उनके माता पिता एवं उनके अभिभावकों के साथ में उनको पूरा किया जा सके। तो देखिए, इसमें समुदाय के साथ में कार्य करना ये भी एक विद्यालय निर्माण में सहयोग करता है। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि विद्यालय को समुदाय के साथ में ही बच्चों के अभिभावकों के पास जाकर के और उनके अभिभावकों को समझाना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए बच्चों के विकास व सिखाने के लिए, बच्चों के विकास के लिए और उन्हें सिखाने के लिए ऐसी गतिविधियां भी शामिल करना चाहिए। और विद्यालयों की सीखने की जो क्रिया है वो समुदाय को एक बड़ा ही स्रोत भी माना गया है। विद्यालय की जो क्रियाओं में समुदाय का एक बड़ा स्रोत माना गया है। समुदाय को विद्यालय की क्रियाओं में जो समुदाय है, इस समुदाय को एक बहुत ही बड़ा स्रोत माना गया है। क्या माना गया है साहब? स्रोत माना गया है समुदाय को। विद्यालय की क्रियाओं का एक बहुत ही बड़ा स्रोत माना गया है। यह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे पहले जो कठोर जो बंधन है उनको तोड़ना चाहिए। विद्यालय के ऐसे कठिन बंधनों को सरल करना चाहिए। कठोर जो बंधन है उन बंधनों को तोड़ करके सरल बंधन अपनाए जाने चाहिए। और विद्यालयों के पास जो सीमित औपचारिक जो विचार हैं और परिपाटियां होती हैं, अगर लचीलापन विकसित कर सके तो ऐसा विकसित करना चाहिए। और कक्षाओं में सीखने सिखाने की जो क्रिया है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाए। तो सबसे पहले ये भी इसमें आता है कि वातावरणीय कारक हैं, ये भी इसमें आते हैं। कक्ष का वातावरण, सीखने का समय व थकान, संसाधन, ये सभी उसी में ही आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो कठोर एवं जो वैसे उपाय हैं इनको सरल बनाया जाए और सरल जो उपाय हैं इनका उपयोग किया जाए, अधिक से अधिक बालकों के लिए प्रेरित किया जाए। अधिक से अधिक जो बालक हैं उनके लिए प्रेरित किया जाए और उनको सिखाने के ऐसे अवसर दिए जाएं जिससे कि तो सबसे पहले ऐसे बच्चों के लिए जो इसी में ही अंतर्गत हैं उनके लिए विशेष उनको जो समावेशी विद्यालय है उनमें ऐसे बालकों पर विशेष ही ध्यान दिया जाए। तो इसमें मैं आपको पुनः एक बार और बता रहा हूं कि देखिए, जो समावेशी विद्यालय का निर्माण, इसके अंतर्गत जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, इनके अलावा भी हैं, लेकिन सांस्कृतिक परिवेश, पारिवारिक, धार्मिक समूह और सामाजिक समूह व आर्थिक जो भाषा आदि के जो समूह हैं इनको विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें सबसे पहले जो बालक की पारिवारिक स्थिति है, क्योंकि परिवार में बालक जन्म लेता है, परिवार में उसका पालन पोषण होता है और परिवार से वो सीखता है। बालक परिवार में ही तो जन्म लेता है, परिवार में ही पालन पोषण होता है और परिवार से सीखता है। इसलिए कहा गया है कि जो बालक की प्रथम शिक्षिका है, अध्यापिका है,
वो माता है। इसलिए कहा गया है कि बालक की जो प्रथम अध्यापिका है वो कौन है? माता है। क्योंकि माता के साथ में बालक बचपन में रहता है, इसलिए उसका कार्य बढ़ता जाता है। जो भी संस्कार मिलते हैं परिवार में, सबसे पहले माता पिता भाई बहन परिवारजनों से मिलते हैं। अब वहाँ की जो परिवारजनों की संस्कृति वेशभूषा है, उसके आधार पर वहाँ की भाषा उन लोगों की कैसी सभ्य भाषा है कि असभ्य भाषा है या सरल भाषा है, कैसी भाषा का उपयोग करते हैं, ये भी उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में सामाजिक समूह, समाज में उसमें कैसी स्थिति है, वो गरीब है अमीर है, समाज में उसकी स्थिति कैसी है, सामाजिक जो चर्चा है वो उसकी किस प्रकार की है, समाज में वो कैसे महत्व देता है, आर्थिक स्थिति कैसी है, गरीब है कि अमीर है या मध्यम है, घर वालों की स्थिति कैसी है, किस परिवार से जुड़ा हुआ है, हाई फाई परिवार है या मध्यम है या निम्न है, गरीब है अमीर है, सभ्य है असभ्य है, किस प्रकार का उसकी आर्थिक स्थिति है, कैसा परिवार है। और उसके बाद में जो एक विद्यालय कैसे समावेशी बनता है, तो इसके लिए योग्यताओं और विभिन्नताएं, बालक की योग्यताएं और विभिन्नताओं को महत्व देना चाहिए। सबसे पहले समावेशी विद्यालय बनाने में बालक की जो योग्यताएं हैं और योग्यताओं के अलावा उसकी बालक की उसमें महत्व देना चाहिए। इसलिए सीखने को शामिल किया गया है। बालक के सीखने के जो तरीके हैं और स्थान हैं, उनकी जो विभिन्नता है बालक की, उनको शामिल किया गया है। अब सीखने के तरीके जो सरल होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कठिन नहीं होने चाहिए, सरल तरीके होने चाहिए। और सरल तरीके के अलावा उनकी जो स्थान है वो कैसे, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। कई दूर दराज है, कई पहाड़ी है, कई रेगिस्तानी है, कई ग्रामीण है, कई शहरी हैं, कई भौगोलिक स्थितियों के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। इसका भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये भी एक समावेशी विद्यालय के निर्माण में सहयोगी भूमिका है। अब इसके बाद में जो सीखने के प्रभावी तरीके हैं उनका उपयोग होना चाहिए। तो जो बालक हैं उनके लिए उचित हो और पाठचर्या और इसका विशेष ध्यान रखा जाए, जैसी उनकी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के अनुरूप ही उन्हें उचित नए पाठ्यक्रम और सीखने की क्रिया दी जानी चाहिए। और पाठ सहगामी जो क्रियाएं हैं उनमें बदलाव किया जा सकता है। पाठ सहगामी क्रियाएं जो पाठचर्या के साथ में चलती हैं उनमें भी बदलाव किया जा सकता है। और संवैधानिक जो मूल्य हैं उनके आधार पर व्यक्तियों की पहचान हो, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर व्यक्ति की पहचान हो और उन मूल्यों के आधार पर ही व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आदर देना चाहिए, सम्मान। सभी समान में, संविधान के अनुसार सभी बालक नागरिक समान हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए इसका भी एक विशेष ध्यान दिया गया है। संविधान में प्रत्येक नागरिकों को प्रत्येक अवसर दिए गए हैं। उसमें संवैधानिक मूल्यों की पहचान के आधार पर सभी को आदर देना चाहिए। प्रोत्साहित करने वाले जो परिवेश उत्पन्न करना चाहिए, वातावरण अच्छा केंद्र स्रोत है, अच्छी सामग्री विद्यालय में लाना चाहिए। जैसी जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार ऐसी सामग्रियां विद्यालय में लानी चाहिए जो अधिक से अधिक उनका उपयोग हो। अधिगमता पहुंच हर बालक के लिए शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में रहने वाला जो बालक है उस बालक को शिक्षित करना चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न, हर बालक को शिक्षा मिले। सहयोगी अधिगम परिवेश होना चाहिए। जो कठिन है उसको सरल बनाया जाए, सहयोगी होना चाहिए। छात्र और अध्यापक के बीच में
स्पर्धा के बजाय सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए। स्पर्धा के बजाय सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए। समुदाय के साथ कार्य करना चाहिए, अकेला न होकर के, क्योंकि विद्यालय यही सिखाता है। और कठोर बंधनों को तोड़ना चाहिए। जो कठोर बंधन है उन कठोर बंधनों को तोड़ना चाहिए और उनको सरल बनाना चाहिए। कठोर बंधनों के अलावा सरल उपाय करने चाहिए। इसका एक विशेष ही ध्यान रखा जाए। इसलिए मैंने आपको विद्यार्थी ये 7 ये बताए हैं जो विद्यालय को कैसे बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसके बाद में भी कुछ जो चलता है वो अब समय अभाव के कारण मैं उसको यहीं विराम देता हूँ। आप सभी के लिए धन्यवाद।